अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क ट्रेनिंग्स। हम तैयारी कर रहे हैं जी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की, और आज स्पेसिफ़िकली हमने डिस्कस करना है 24 नवंबर 2024 के अंदर होने वाला आपका असिस्टेंट एंड गैड का पेपर और असिस्टेंट पुलिस का पेपर। पास्ट पेपर्स के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस इस वजह से भी करता हूँ क्योंकि पास्ट पेपर्स को देख के आपको आइडिया हो जाता है कि पेपर सेटर जो है वो पेपर कैसे सेटल करता है और कौन कौन से टॉपिक्स इसमें इम्पॉर्टेंट हैं, और एक सवाल को देखते हुए उस सवाल से मज़ीद कितने सवाल बनाए जा सकते हैं जो प्रोबेबली पेपर सेटर जो है वो डिफरेंट डायमेंशन से सवाल बना सकता है एक ही टॉपिक से। तो पास्ट पेपर्स को हमने अंधाधुंध नहीं करना होता। पास्ट पेपर्स के अंदर हमने देखना होता है कि इस सवाल की, इस टॉपिक को कितनी लेंथ में करना है और कितनी डेप्थ में करना है। और जब आप पास्ट पेपर्स को देखते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि एक टॉपिक की कितनी डिटेल में हमने जाना है। और आपके पास टीचर जो होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट उसका रोल ये है कि उसने आपको बताना है कि जो पास्ट पेपर हैं उसको किस स्टाइल से करना है आपने, ताकि उस टॉपिक में से कहीं किसी भी डायमेंशन से अगर एग्जामिनर सवाल पूछे तो आप उसके लिए रेडी हों उसको जवाब देने के लिए। तो चलें जी, बगैर डिले के हम डिस्कस करते हैं 24 नवंबर का पेपर। सबसे पहला सवाल था जी, चंद्रगुप्त वोल्केनो कहाँ पे है? तो चंद्रगुप्त वोल्केनो जो है वो पाकिस्तान के अंदर बलोचिस्तान का जो हमारा प्रोविंस है वहाँ पे माउंटेनियस एरिया के अंदर हमारे पास चंद्रगुप्त वोल्केनो मौजूद है। अब वोल्केनो क्या होता है? वोल्केनो वो होता है कि जब ज़मीन के अंदर हीट बहुत ज़्यादा हो जाए और उस हीट के अंदर मैग्मा डेवलप होता है। मैग्मा जब ज़मीन के अंदर होता है, वो सतह ज़मीन के अंदर होता है, तब उसको मैग्मा बोलते हैं। जब प्रेशर की वजह से वो बाहर निकलता है, जब बाहर निकल आता है और सतह ज़मीन के ऊपर आ जाता है, ऊपर वाले सरफेस पे आ जाता है, तब उसको लावा बोलते हैं। ठीक है, और वो जो लावा निकलता है उसी को हम क्या बोलते हैं? वोल्केनो। ठीक है जी। दूसरा सवाल हमारे पास है कोट डीजी फोर्ट। कोट डीजी फोर्ट सिंध के अंदर कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? तो खैरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे पास सिंध की, वहाँ पे कोट डीजी फोर्ट है, और इस फोर्ट को फोर्ट अहमदाबाद भी बोलते हैं। इसके अलावा कमीशन इस पर यह भी सवाल पूछता है कि कौन सी डायनेस्टी के वक्त ये बनाया गया। तो तालपुर डायनेस्टी जो थी उस वक्त जो है ये कोट डीजी फोर्ट जो था वो बनाया गया था। इसके साथ जुड़ा हुआ सवाल ये है, कमीशन पूछता है कि पाकिस्तान का लार्जेस्ट फोर्ट, सबसे बड़ा किला कौन सा है पाकिस्तान में? तो याद रखिए रानी कोट फोर्ट जो कि जामशोरो डिस्ट्रिक्ट सिंध के अंदर मौजूद है, वो पाकिस्तान का लार्जेस्ट फोर्ट है। इस तरह जोड़ता है कमीशन सवाल, एक सवाल से दूसरा सवाल। उसके बाद आगे हमारे पास ईडियम आया, टू गिव अप द घोस्ट। टू गिव अप द घोस्ट का मतलब होता है मर जाना, टू डाई। इसके लिए एक और भी ईडियम यूज होता है मरने के लिए, टू किक द बकेट। टू किक द बकेट, ये भी हमारे पास ईडियम है। अब जब ईडियम हमारे पास एक प्रॉपर लिस्ट है, उन सारी लिस्ट को अगर आप तैयार कर लें तो आपका ईडियम गलत नहीं होगा। और इंग्लिश चूंकि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसमें आपने ईडियम्स को लाजमी देखना है। फर्दर आपके साथ एक लिस्ट भी हम शेयर कर देंगे। उसके बाद काठमांडू इज द कैपिटल ऑफ। अब काठमांडू कौन से कंट्री का कैपिटल है? तो नेपाल का कैपिटल है, और नेपाल ओनली ऑफिशियल हिंदू स्टेट हमारे पास जो है वो नेपाल है। ठीक है जी। और इसकी जो करेंसी हमारे पास है वो है नेपाली रुपी। और आपको पता है कि सार्क का जो कैपिटल है वो भी काठमांडू नेपाल के अंदर ही है। इस तरह आपने लिंक्स को जोड़ना है आपस में। उसके बाद गैदरिंग इन अरफात ऑन विच डेट, कि मकामी अरफा के ऊपर किस दिन गैदरिंग करते हैं जो ज़ायरीन जाते हैं, जो हज करने वाले जाते हैं। तो 9 ज़िलहज को मुसलमान मकामी अरफा पे जाके वहाँ पे स्टे करते हैं। और वकूफ़ अरफा को हज का रुकन आज़म भी बोला जाता है। वकूफ़ अरफा को अरफा के मकाम पे वक्फ करना, रुकना, ठहरना, ये रुकन आज़म भी है। रुकन आज़म के बारे में भी कमीशन सवाल पूछ लेते हैं। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट कब पब्लिश हुई थी? नेहरू रिपोर्ट कब पब्लिश हुई थी? 1928 के अंदर नेहरू रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। और नेहरू रिपोर्ट जिसको कंपाइल करने वाले थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू के बेटे थे जवाहरलाल नेहरू, जो हिंदुस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है जी। और इसी रिपोर्ट के जवाब में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1929 में अपने 14 नकात दिए थे। अब कमीशन ये सवाल पूछता है कि कायदे आज़म को 14 नकात तैयार करने में और किस बंदे ने मदद की? तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब ने उनको मदद दी। और इसके साथ जुड़ा हुआ अगला साल 1930 है, और 1930 में आपको पता है खुतबा इलाहाबाद हुआ, और पाकिस्तान का जो आइडिया था, जो नोशन था, वो अल्लामा इकबाल ने इलाहाबाद के मुकाम पे खुतबात में दिया। आगे सवाल है तन्हा तन्हा किसकी पोइट्री है? तन्हा तन्हा।
तो ये अहमद फराज साहब की है। और इसके अलावा इनकी और भी किताबें हैं, जैसे मेरे ख्वाब, उसके बाद रेज़ा रेज़ा, तन्हा तन्हा, ये सारी की सारी अहमद फराज साहब की पोइट्री। और ये भी प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट का पार्ट थे। प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट 1936 में चली थी, जिसको लीड कर रहे थे मुंशी प्रेमचंद। ये जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ कमीशन ने कहीं ना कहीं पूछी हुई हैं, और मैं आपको लिंक करके बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड में बैठ जाए। उसके बाद टू क्रिएट अ चार्ट कौन सी की यूज़ होती है? F11 जो है वो यूज़ होता है एक्सेल के अंदर चार्ट क्रिएट करने के लिए। F1 यूज़ होता है हेल्प के लिए। F5 यूज़ होता है प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर, ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट हुई है ना तो F5 से हुई है, ठीक है। F7 यूज़ होता है स्पेलिंग चेक करने के लिए। ये मोटे मोटे सवाल है जो मैं आपको बता रहा हूँ हिंट के साथ। उसके बाद हमारे पास ट्रांजिशन की एक कमांड यूज़ होती है पावर पॉइंट के अंदर। वो क्यों यूज़ होती है? टू मूव बिटवीन स्लाइड्स, कि जब एक स्लाइड की जगह पे दूसरी स्लाइड आए, फिर नेक्स्ट स्लाइड आए, तो उन दोनों स्लाइड्स के दरमियान में जो चीज़ आनी है, जो इफेक्ट आना है, जो स्टाइल आना है, वो क्या होगा, उसको ट्रांजिशन इफेक्ट हम बोलते हैं, ठीक है जी। उसके बाद 24 सेकंड रूल किस गेम के अंदर यूज़ होता है? 24 सेकंड रूल बास्केटबॉल में यूज़ होता है। कमीशन पूछ लेता है बास्केटबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं, तो 5 प्लेयर्स होते हैं। और माइकल जॉर्डन के बारे में पूछ लिया जाता है कौन सी गेम के साथ जुड़े हुए थे, तो माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल के बहुत अच्छे प्लेयर थे। आगे है जी बर्लिन वॉल क्यों बनाई गई थी? तो बर्लिन वॉल के बारे में याद रखना है कि जर्मनी को 2 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए बनाई गई थी, और ये 1961 में बनी थी। और फाइनली इसके 2 मकासद थे। 2 मकासद ये थे कि ईस्ट बर्लिन यानी ईस्ट जर्मनी जो था वो था USSR या सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस में, और जो वेस्ट जर्मनी था वो कैपिटलिज्म के इन्फ्लुएंस में था या अमेरिका के इन्फ्लुएंस में था। तो ईस्ट जर्मनी के अंदर लोगों की हालत बहुत ख़राब थी, गुर्बत थी और बाकी सारे मामला थे। तो लोग ईस्ट जर्मनी से दौड़ दौड़ के वेस्ट जर्मनी में जा रहे थे, क्योंकि वेस्ट जर्मनी में लोगों की हालत बेहतर थी, रोज़गार के मौके थे, एजुकेशन थी। तो लोगों की इस माइग्रेशन को रोकने के लिए ईस्ट जर्मनी के अंदर और वेस्ट जर्मनी को डिवाइड करने के लिए बर्लिन वॉल बनाई गई, जो 1961 में बनी, और फाइनली इसको नवंबर 1989 में गिरा दिया गया और ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी को यूनिफाई कर दिया गया। ये जी बर्लिन वॉल का कॉन्सेप्ट था। उसके पार्टीशन ऑफ बंगाल कब एनल की गई, ख़त्म कब की गई? तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हुई थी तो वो साल था 1905, और उस वक्त जो वाइस राय था लॉर्ड कर्जन था। इसको ख़त्म किया गया 1911 के अंदर। अब वहाँ पे नन ऑफ दीज ऑप्शन था, क्योंकि 1911 का ऑप्शन ही नहीं था। इसको 1911 में ख़त्म किया गया जब जॉर्ज V ने 1911 में दिल्ली दरबार लगाया था। दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार लगाया और 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल को ख़त्म कर दिया। ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल आपस में यूनिफाई कर दिए। ईस्ट बंगाल के अंदर मुसलमानों की मेजॉरिटी थी, तो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल पार्टीशन हुई तो 2 बन गए हिस्से, 2 यूनिट्स बन गए। ईस्ट बंगाल का कैपिटल बना ढाका और वेस्ट बंगाल का कैपिटल क्या बना? कलकत्ता बना, ठीक है। और डेफिनेटली जब इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन को डिवाइड किया तो ढाका हाई कोर्ट अलहदा बन गया और कलकत्ता हाई कोर्ट अलहदा बन गया। अब हिंदुओं की जो डोमिनेंस थी, हिंदुओं का जो रूल था मुसलमानों के ऊपर ख़त्म हो गया। इस वजह से हिंदुओं ने 1905 के बाद जैसे ही पार्टीशन हुई एक बहुत बड़ी तहरीक का आगाज़ किया, उसको बोलते हैं स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट के तहत जनाब ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को तमाम हिंदुओं ने बायकॉट कर दिया। तो इतने बड़े प्रेशर के अंडर 1911 में ब्रिटिश ने जो है वो पार्टीशन ऑफ बंगाल को ख़त्म करके दोबारा उसको यूनिफाई कर दिया और हिंदुओं की डोमिनेंस फिर मुसलमानों के ऊपर शुरू हो गई। उसके बाद हॉकी ओलंपिक्स का कब पार्ट बनी? 1908 के अंदर हॉकी जो है ओलंपिक्स का पार्ट बनी। तो याद रखना है कि ओलंपिक्स स्टार्ट हुई थी 776 बिफोर क्राइस्ट में माउंट ओलंपस से, जो ग्रीस के अंदर एथेंस के अंदर मौजूद है, और मॉडर्न ओलंपिक्स का स्टार्ट हुआ था 1896 के अंदर, ठीक है जी, 1896 के अंदर। और मॉडर्न ओलंपिक्स को स्टार्ट करने वाले थे पियर डी कॉबर्ट जो थे, वो इसको स्टार्ट करने वाले थे। तीनों चारों सवाल कमीशन पूछता है। उसके बाद M11 मोटरवे किस किस को कनेक्ट करती है? तो लाहौर से सियालकोट को कनेक्ट करती है M11 मोटरवे। M1 मोटरवे जनाब पिशावर से इस्लामाबाद को कनेक्ट करती है। M2 मोटरवे इस्लामाबाद से लाहौर को कनेक्ट करती है। तो बाकी जो मोटरवेज हैं उनको भी आपने याद कर लेना है। उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर फ़ारेनहाइट में क्या है? आपको पता है फ़ारेनहाइट में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 32 फ़ारेनहाइट, और इसके साथ बॉइलिंग पॉइंट भी वो कभी पूछ लेता है। तो 212 फ़ारेनहाइट
वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। इसके साथ अगर सेल्सियस में पूछ ले तो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है और 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। इसके साथ जुड़ा हुआ सवाल ये है कि वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कब होती है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है, राइट। उसके बाद वो पूछते हैं स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स क्या कहलाती है, तो स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स हम कहते हैं हेर्पेटोलॉजी। अब इसके साथ और भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टडीज़ हैं, उन सारी लिस्ट को भी आपने पढ़ लेना है कि इक्थियोलॉजी क्या होती है, ज़ूलॉजी क्या होती है, बॉटनी क्या होती है, इस सारी लिस्ट को आपने पढ़ लेना है क्योंकि कहीं से भी कमीशन सवाल पूछ सकता है। उसके बाद ईडियम हमारे पास है ऐड, आगे खाली जगह टू इंजरी, तो ऐड इंसल्ट टू इंजरी होता है। एक बंदा पहले वो परेशान था या एक बंदा पहले जो है वो उसको बेइज्जत किया गया, उसको मजीद कोई बंदा बेइज्जत कर दे तो ऐड इंसल्ट टू इंजरी। इसके साथ जुड़ा हुआ एक ईडियम है ऐड फ्यूल टू फायर, राइट। आगे मूव करते हैं। उसके बाद एनालॉजी आती है। एनालॉजी क्या होती है जनाब, जो रिलेशन उसने क्वेश्चन के अंदर दिया है उसी रिलेशन को देख के आपने नीचे वाला रिलेशन ढूंढना है। अब हमारे पास जो एनालॉजी क्वेश्चन में थी वो ये थी कि लार्ज और इमेंस, आपको पता है लार्ज का मतलब इमेंस होता है, तो जो रिलेशन बना वो बना सिनोनिम का रिलेशन। अब हमने नीचे भी सिनोनिम का रिलेशन ढूंढना था, तो टर्जिड और ब्लॉटेड ये भी एक दूसरे की सिनोनिम है। टर्जिड का मतलब भी फैल जाना, ब्लॉटेड का मतलब भी फैल जाना, तो ये हमने एनालॉजी ढूंढी है इसकी। उसके बाद मकली ग्रेवयार्ड कहाँ पे है, मकली ग्रेवयार्ड ठट्ठा के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर मौजूद है जी। प्ले कार्ड इन गेम्स यूज फॉर 5 मिनट्स पॉज। अब हमारे पास फुटबॉल के अंदर एक रूल है कि जो रेफरी है वो अगर देखे कि कोई प्लेयर जो है वो रूल्स की वायलेशन कर रहा है तो उसको 5 मिनट के लिए सस्पेंड कर देता है। उसको कहते हैं आज इधर आके बाहर बैठ के 5 मिनट तुम नहीं खेल सकोगे, तो वो जो कार्ड दिखाता है वो येलो कार्ड होता है। और अगर बहुत ज़्यादा वायलेशन कर दे प्लेयर गेम के रूल्स की तो उसको रेड कार्ड दिखाता है और उसको बिठा देता है पक्का पक्का। आगे आ जाए, पाकिस्तान ने नॉन अलाइन मूवमेंट कब ज्वाइन की, तो 1979 में पाकिस्तान ने नॉन अलाइन मूवमेंट ज्वाइन की और यही वो साल है जब पाकिस्तान ने सेंटो से रिज़ाइन कर दिया, सेंटो को छोड़ दिया। सीटो पाकिस्तान ने 1954 में ज्वाइन किया और 1973 में छोड़ा। सेंटो पाकिस्तान ने 55 में ज्वाइन किया और 1979 में छोड़ा। और 1979 में पाकिस्तान ने नॉन अलाइन मूवमेंट स्टार्ट की। नॉन अलाइन मूवमेंट 1962 में स्टार्ट हुई थी। जवाहरलाल नेहरू, जमाल अब्दुल नासिर और जोसेफ टीटू ने मिलकर ये स्टार्ट की थी। इसका मकसद ये था कि हमारे जो कंट्रीज़ हैं वो ना किसी भी पावर ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, ना कैपिटलिस्ट ब्लॉक का हिस्सा बनेंगे, अमेरिका का हिस्सा बनेंगे, ना कम्युनिज्म ब्लॉक का, ना यूएसएसआर का हिस्सा बनेंगे। तो उन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट स्टार्ट की। उसके बाद सार्क कब बनाई गई थी, 8 दिसंबर 1985 को सार्क बनाई गई और इसका कैपिटल खटमंडू नेपाल के अंदर है। इसका आइडिया दिया था जनरल ज़ियाउल हक साहब जो बांग्लादेश के उस वक्त प्रेसिडेंट थे। और फर्दर आपने सार्क को मुकम्मल पढ़ लेना है। उसके बाद कौन सा कंट्री रिसेंटली 5वां मेंबर बना ब्रिक्स का। ब्रिक्स स्टैंड फॉर है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो एंड पे एस आया है तो साउथ अफ्रीका ने इसको रिसेंटली ज्वाइन किया 2010 में। उसके बाद हु इज इलेक्टेड पीएम ऑफ यूके इन जुलाई 2024 में यूके के अंदर इलेक्शन होते हैं जिसमें कियर स्टारमर जो हैं, कियर स्टारमर उसके प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट होते हैं, जनाब इलेक्ट होते हैं। इससे पहले ऋषि सुनक साहब थे जो कि इंडियन ब्रिटिश थे। ऑल राइट जी। और आपको पता होगा यूके के इलेक्शन तो आपको लंदन का मेयर फ़ौरन याद आ जाना चाहिए। तो लंदन के जो मेयर हैं वो पाकिस्तानी ब्रिटिश हैं जो कि तीसरी बार मेयर लंदन इलेक्ट हुए। उनके बारे में भी आपने पढ़ लेना है कि उसने किसको डिफीट किया, सूसन हाल को, जो कि उधर से थी, दूसरी कंजर्वेटिव पार्टी से थी। लेकिन हमारे सादिक खान साहब जो थे वो लेबर पार्टी से हैं, उन्होंने तीसरी दफ़ा जो है लंदन के मेयर सेलेक्ट हुए हैं। और लेबर पार्टी से ही कियर स्टारमर साहब जो हैं वो लेबर पार्टी के वो यूके के प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए। उसके बाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वाशिंगटन। और यूएसए ने आज़ादी हासिल की थी 4 जुलाई 1776 को। और इसका कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था 1787 के अंदर। और फाइनली जो जंग लीड कर रहे थे वो जॉर्ज वाशिंगटन थे, ये जनरल भी थे। तो अनअपोज्डली इनके मुकाबले में कोई भी नहीं आया और ये पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए थे। इसके अलावा मोटी मोटी बातें यूएस हिस्ट्री से कि कौन से प्रेसिडेंट थे जिसने गुलामी ख़त्म की, वो इब्राहिम लिंकन थे जो 16वें प्रेसिडेंट थे। उसके बाद कौन से यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे यूएस के, जॉन एफ कैनेडी थे और उनको कत्ल कर दिया गया क्या उनकी हुकूमत के दौरान ही। उसके बाद
जो 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ, जब यूएसएसआर और रशिया की और यूएसएसआर और अमेरिका की जंग होने लगी थी मिसाइल्स के थ्रू, तो उस वक्त यूएस के प्रेसिडेंट कौन थे? उस वक्त जॉन एफ कैनेडी यूएस के प्रेसिडेंट थे। तो ये मोटी मोटी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। बाकी जो पेपर रहते हैं वो हम आने वाले वक्त में डिस्कस करेंगे। इनको आपने गौर से पढ़ना है और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जुर्रत के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करते रहें। अल्लाह आपका हामिद नासिर। आप ये हो गया है, क्या बोलते हैं इसे